हेलो फ्रेंड्स, स्टडी विद बीएस क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम ई गवर्नेंस से संबंधित विशेषताओं और उनके अनुप्रयोगों को जानेंगे। तो ई गवर्नेंस को पहले वाले वीडियो में मैं बता चुका हूँ क्या होता है ना। ई गवर्नेंस क्या होता है? शासन की प्रक्रियाओं में सूचना प्रौद्योगिकी है ना, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का प्रयोग करना ई गवर्नेंस कहलाता है ना। तो इसके बहुत सारी चीज़ों को मैं बता चुका हूँ। अनुप्रयोग क्या क्या होते हैं है ना, ई गवर्नेंस के क्या क्या प्रयोग होते हैं। जो सरकार अपने मंत्रालय को डिजिटलीकृत करती है ना। और जो पेमेंट वगैरह होते हैं, जैसे एलपीजी की पेमेंट, नगद भुगतान जो होता है ना, कैशलेस पेमेंट होता है, उसका उसका भी ई गवर्नेंस में उसका एक महत्वपूर्ण प्रयोग है ना। तो ये अनुप्रयोग आप खुद से देख सकते हैं है ना। ई गवर्नेंस का मूल्यांकन भी हम कर सकते हैं है ना। इसके पॉजिटिव और नेगेटिव से बता सकते हैं, पॉजिटिव क्या 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 है, नेगेटिव क्या क्या है ना। पारदर्शिता में वृद्धि होती है, सुशासन को बल मिलता है ना। और शिकायत निवारण तंत्र मजबूत होता है। नेगेटिव क्या है, साइबर फ्रॉड हो जाता है कभी कभी, ठीक है। और नेगेटिव में ये है कि दूरस्थ क्षेत्रों में इंटरनेट कनेक्टिविटी नहीं होती है ना। इसकी वजह से ई गवर्नेंस की जो सेवा है वो प्रत्येक नागरिक तक नहीं पहुंच पाती है ना। तो ये सब इसके पॉजिटिव और नेगेटिव से, ठीक है। बहुत सारी चुनौतियां भी है इसमें संबंधित, जो मैंने अभी बताया था है ना। ये बाधाएं भी है ना। ये सब आपको सोच सोच के लिखना है। इसका एक मेंस का आंसर राइटिंग भी आप कर सकते हैं। अब हम आएंगे हमारा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, वो है लोकतंत्र में लोक सेवकों की क्या भूमिका होती है ना। तो सबसे पहले देखेंगे लोकतंत्र क्या होता है ना। लोक सेवाएं क्या होती है ना। लोकतंत्र क्या होता है? जनता के द्वारा, जनता के लिए और जनता का, है ना। अब्राहम लिंकन ने ये परिभाषा दी थी। लोक सेवाएं क्या होती है? लोक सेवाएं वो होती है जो जो सरकार द्वारा बनाई गई नीतियों का क्रियान्वयन करती है। वो कौन कहलाता है? वो लोक सेवक कहलाता है। और ऐसी सेवाएं लोक सेवाएं कहलाती है, ठीक है। भारत में लोकतंत्र व्यवस्था के स्तर पर इसलिए सफल है क्योंकि ये भारतीयों के आचार विचार और व्यवहार में समाहित है। भारतीय जीवन शैली में जो विविधता है वो लोकतंत्र का द्योतक है। भारतीय संस्कृति में जो अनेकता में एकता है वह भी लोकतंत्र का प्रमाण है। वसुदेव कुटुंबकम, सर्वधर्म संभाव और सर्वे भवन्तु सुखिनः के भारतीय विचार में दिखता है। इसीलिए भारत में लोकतंत्र विचार और व्यवस्था व्यवस्था में आगे भारतीय जीवन शैली का हिस्सा भी है। यही कारण है कि 9 स्वतंत्र देशों में भारत ही है जो 70 सालों से लोकतंत्र को संजोए है, जबकि अन्य देश धर्मतंत्र, सैन्य तंत्र और तानाशाही का शिकार हो रहे हैं। विद्वानों ने लोकतांत्रिक शासन प्रणाली को आदर्श शासन प्रणाली कहा है और विश्व के परिपक्व देश में ये व्यवस्था अलग अलग समय में लागू की गई है। ब्रिटेन में सबसे पहले 1215 में मेग्ना कार्टा और 1688 की रक्तहीन क्रांति, अमेरिका की 1776 की क्रांति, फ्रांस की 1789 की क्रांति और 1917 की बोल्शेविक क्रांति, ये कहाँ हुई थी? रूस में हुई थी। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान अटलांटिक चार्टर लोकतंत्र का समर्थन करता है और 9 स्वतंत्र विकासशील देश इसे अपनाते हैं। हालांकि शीत युद्ध के दौर में कई देशों में सैन्य तंत्र और तानाशाही मजबूत दिखती है, लेकिन 2011 से अरब क्रांति के रूप में पुनः लोकतांत्रिक सरकारों की स्थापना के प्रयास किए जा रहे हैं। शासन व्यवस्था का स्वरूप सिविल सेवाओं की भूमिका को प्रभावित करता है। धर्मतंत्र, राजतंत्र, सैन्य तंत्र या तानाशाही तंत्रों में शासन सीमित जवाबदेही रखता है। ऐसे राज्यों को हम अहस्तक्षेपवादी राज्य या नियामकीय राज्य कहते हैं। इसलिए गैर लोकतांत्रिक राज्यों में सिविल सेवा की भूमिकाएं बहुत ही सीमित होती हैं। लेकिन लोकतांत्रिक राज्यों में शासन जनता का प्रतिनिधि होता है ना। शासन जनता का प्रतिनिधि होता है तो उसकी जवाबदेहिता असीमित हो जाती है। अब राज्य का दर्शन कल्याणकारी हो जाता है तो वो जनता से जुड़ी सभी भूमिकाओं को धारण करता है। ऐसे में सिविल सेवकों की भूमिका असीमित हो जाती है। अतः लोकतांत्रिक शासन प्रणालियों में लोक सेवकों की भूमिका को परिसीमित नहीं किया जा सकता है। लोकतंत्र में लोक सेवकों की परिभाषित सेवाएं हैं। क्या क्या करते हैं लोक सेवक? नीतियों का क्रियान्वयन करते हैं, नीति निर्माण में सहायक की भूमिका निभाते हैं, सामाजिक आर्थिक योजनाओं को लागू करते हैं, सामुदायिक सेवाओं का प्रभावी प्रदायगी प्रदान करते हैं, मूलभूत समस्याओं का समाधान खोजते हैं, प्रत्यायोजित विधायन को जोड़ते हैं जिसे
डेलीगेटेड लेजिस्लेशन बोलते हैं। अर्धन्यायिक प्रक्रिया से जोड़ना रहता है ट्रिब्यूनल के माध्यम से। आपदा प्रबंधन में भूमिका निभाते, जनता और सरकार के बीच सेतु की भूमिका निभाते, आंतरिक सुरक्षा बनाए रखने में मदद करते, वंचित वर्गों का सशक्तिकरण करते, मानवाधिकार मूल अधिकारों का संरक्षण करते हैं, पर्यावरण संरक्षण और सतत विकास को बढ़ावा देते हैं, वैश्विक प्रशासन से जोड़ना, तकनीक से जुड़ाव में बल प्रदान करते हैं, सिविल सेवा मूल्यों का संवर्धन करते हैं। लोकतंत्र में लोक सेवकों से अपेक्षाएं असीमित है, लेकिन प्रशासन की क्षमताएं सीमित है। ऐसे में लोक सेवकों को अपने भूमिकाओं को पुनः परिभाषित करना होगा, उनकी प्राथमिकताएं तय करनी होगी। 1990 के बाद हम भारतीय लोकतंत्र में इसी स्थिति को देखते हैं, जहां सरकार या सिविल सेवाएं रोल बैक करती है, लोग निजी सहभागिता से जुड़ती है, विनौकरशाहीकरण की तरफ जाती है। ऐसे में कल्याणकारी राज्य का विचार सीमित राज्य के विचार में बदल जाता है, जहां सरकार और बाजार अर्थात सरकारी और निजी कर्मचारी दोनों मिलकर शासन में अपनी भूमिकाओं का निर्वहन करते हैं, है ना। तो ये उसी का बारे में बताया गया है। अब लोकतंत्र में लोक सेवकों का विकास कैसे होता है, इसके बारे में हम जानेंगे। लोकतंत्र में लोक सेवकों की भूमिकाएं कई कारकों पर निर्भर करती। कौन कौन से कार्य होते हैं? कल्याणकारी राज्य का लक्ष्य, राज्य की प्रकृति के हिसाब से कार्य करना, राज्य की विचारधारा के हिसाब से कार्य करना, राज्य के विकास का स्तर क्या है उस हिसाब से कार्य करना, जनता और प्रशासन में लोकतांत्रिक मूल्यों का स्वीकृति कितनी है उसका पता लगाना, लोकतंत्र के क्रियान्वयन की स्थिति के हिसाब से कार्य करना, लोकतंत्र की प्रकृति कैसे उस हिसाब से कार्य करना। ठीक है। अब एक प्रश्न आता है यूपीएससी के मेंस के लिए, भारतीय लोकतंत्र में प्रतिबद्ध नौकरशाही की मांग समय समय पर की जाती रही है, लेकिन समस्या यह है कि इससे सिविल सेवा राजनीतिकरण का मार्ग प्रशस्त होगा और तटस्थता का मूल्य प्रभावित होगा, है ना। इस कथन की आपको आलोचनात्मक टिप्पणी करनी है, तो इसका आप आंसर लिख सकते हैं। भारत के संघीय शासन प्रणाली में राजनीतिक विकेंद्रीकरण को प्रशासनिक विकेंद्रीकरण से जोड़ने का प्रयास किया गया है। इसी संदर्भ में केंद्रीय सेवाओं और राज्य सेवाओं को तो देखा जा सकता है, लेकिन स्थानीय सरकारों के लिए समर्पित सिविल सेवकों का अभाव है। अखिल भारतीय सेवाओं की भूमिका को लेकर भारत के संघीय लोकतंत्र में सदैव विवाद रहा है। राज्य सरकारें इन सेवाओं के साथ सहज नहीं है। 1969 में तमिलनाडु सरकार द्वारा केंद्र राज्य संबंधों में राजमन्नार समिति की सिफारिशें की थी कि अखिल भारतीय सेवाओं को समाप्त कर देना चाहिए। किसने? राजमन्नार समिति ने। इन सेवाओं के विरुद्ध राज्य सरकार के क्या तर्क थे? ये औपनिवेशी गुलामी जैसा है, संघात्मक तौर पर ये अनक्लीन है, ये सेवाएं केंद्र के इशारे पर कार्य करती है और विपरीत दलीय राज्य सरकार के कामकाज में बाधा उत्पन्न करती है। ये ब्रिटिश अभिजात्यता की सोच रखती है। इन सेवाओं पर प्रशासनिक नियंत्रण केंद्र सरकार का है। इन सेवाओं के अधिकारी राज्य सरकार के साथ दुर्व्यवहार करते हैं। ये राज्य सेवाओं को अपमानित करती है और इससे राज्य सेवकों को अपमान लगती है ना। इससे राज्य सेवकों का अपमान होता है, मतलब जो राज्य के सेवक हैं उनमें। इसमें 2/3 अधिकारी बाहरी राज्यों से आते हैं। ये स्थानीय भाषा आदि की समस्याओं से प्रभावित होते हैं। लेकिन इसके समर्थन में भी अनेक तर्क दिए जाते हैं। कौन कौन से इसके समर्थन में तर्क है? केंद्र सरकार इन सेवाओं के पूर्ण समर्थन में है। फर्स्ट एआरसी, सेकंड एआरसी, सरकारी आयोग, पूंजी आयोग, इन सभी ने केंद्र राज्य संबंधों में अखिल भारतीय सेवाओं की प्रभावी भूमिका की वकालत की है और नई अखिल भारतीय सेवाओं की भी गठन की बात की है। अभी 3 अखिल भारतीय सेवाएं कौन कौन सी? आईएएस, आईपीएस और आईएफएस, है ना। इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, इंडियन पुलिस सर्विस, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस, है ना। ये डीओपीटी के अंतर्गत आता है। आईपीएस होम मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है। आईएफएस इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है। भारतीय लोकतंत्र में अखिल भारतीय सेवाओं से निम्न भूमिकाएं अपेक्षित है। कौन कौन सी भूमिकाएं अपेक्षित है? ये केंद्र और राज्य के बीच सेतु की तरह कार्य करती है। ये प्रशासन में अखिल भारतीय दृष्टिकोण अपनाती है। ये योग्यता के समान वितरण पर निर्भर है। ये प्रशासन में एकरूपता लाती है ना। सर्वश्रेष्ठ मानव संसाधन पर निर्भर रहती है। ये राज्यों में केंद्र के प्रतिनिधि के रूप में कार्य करती है। अब भारतीय लोकतंत्र में लोक सेवाएं कैसे विकसित हुई ये हम जानेंगे। तो देखो, सबसे पहले चीन में एक मंदारिन प्रणाली चलती थी। ये मेरिट के आधार पर लोगों का सिलेक्शन करती। मौर्य काल में उपधा परीक्षण होता था, है ना।
फिर धीरे धीरे आते 18वीं सदी में जर्मनी में प्रसा में केमेरिज्म आया, सिविल सेवकों की खोज की जाती थी इसमें, ठीक है। विंसेंट डी नार्वे ने ब्यूरोमेनिया लाया, है ना। वेबलैंड प्रशिक्षित अक्षमता, लक्ष्य विस्थापन, रेंट सीकिंग थ्योरी लाया गया। प्रशासनिक संघवाद की थ्योरी आई। पार्किंसन ला लाया गया। सिविल सेवक एक दूसरे के कार्यों का सृजन करते हैं, कार्यभार में वृद्धि न होते हुए भी कर्मचारियों की संख्या बढ़ती है तथा कार्य नहीं बढ़ रहे हैं। नौकरशाही की उपरोक्त आलोचनाएं प्रासंगिक नजर आती है यदि उसका चरित्र योग्यता आधारित नौकरशाही का न हो और उस पर राजनीतिक नियंत्रण प्रभावी न हो। भारत में भी जब आधुनिक लोक सेवकों का गठन किया गया तो वो इन्हीं बुराइयों से जूझती है, लेकिन बाद में कार्नवालिस के सुधारों से ब्रिटिश कालीन सेवाएं प्रभावी नजर आती है तथा ये भारतीय प्रशासन का आयरन पिलर, है ना, लोह स्तंभ कहलाती है। ब्रिटिश विद्वान मैकडोनाल्ड इसे कछुआ रूपी संस्था के रूप में कहते हैं जो ब्रिटिश कार्य हाथी के रूप में कार्य करती है ना। अब धीरे धीरे इसका विकास होता गया, किस तरह से पहले, है ना, ये ढांचागत इसकी विशेषताएं बताई गई है, ढांचागत कैसे इनकी क्रम होता है। कार्नवालिस ने बहुत सारी चीज़ें लाई है ना, इसमें सिविल सेवकों को लाने में उनकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही है। 1854 में मेघालय आयोग आया, है ना। फिर सत्येंद्रनाथ टैगोर, है ना, सुरेंद्रनाथ बनर्जी ये इससे जुड़े रहे सिविल सेवा से। 1886 में एचिनसंग आयोग आया। 1912 में एलिस्टिंगन आयोग आया। 1919 एक्ट में सिविल सेवा में सुधार किए गए। ली कमीशन आया, ये महत्वपूर्ण कमीशन है। ली आयोग 1923 में आया है ना। फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन आया 1935 में, है ना। स्वतंत्रता के पहले और स्वतंत्रता के बाद सिविल सेवकों में कैसा परिवर्तन आया, है ना। फिर भारतीय संविधान का आर्टिकल 312 अखिल भारतीय सेवाओं के बारे में बताता है ना। ये इनके मूल्यांकन के बारे में बताया गया है। थोड़ा आगे निकाल देता हूँ, ठीक। तो ये पूरा सिविल सेवकों के बारे में बताया गया है। आप अगर पढ़ना चाहते हैं तो आर्टिकल 312 से लेके 323 तक डिटेल में पढ़ सकते हैं। ये भारतीय सिविल सेवा का पूरी बताते हैं, भारतीय संविधान का आर्टिकल 312 से लेके 323 तक, ठीक। अब हम अगले टॉपिक की तरफ आते हैं। अगला टॉपिक है हमारा संगठन। संगठन दो तरह के होते हैं, औपचारिक संगठन, अनौपचारिक संगठन। औपचारिक में क्या क्या आते हैं, मंत्रालय, विभाग, संवैधानिक, विनियामक, अर्धन्यायिक। अनौपचारिक में आता है दबाव समूह, सिविल सोसाइटी, है ना, ये इसके अंतर्गत आते हैं, ठीक है। अब प्रशासन को देखते हुए आगे बढ़ेंगे हम। प्रशासन एक व्यापक अवधारणा है जिसके अंतर्गत संगठन और प्रबंधन को रखा जाता है। प्रशासन और प्रबंधन समानार्थी नहीं है और ना ही इन्हें लोक और निजी सेवाओं में बांटा जा सकता है। प्रशासन संगठन के चरित्र से जुड़ा होता है, अतः हर संगठन की जरूरत के अनुसार प्रबंधन बदलता है, इसलिए प्रशासन भी बदलता है। प्रशासन और संगठन दोनों चार आधारों पर टिके होते हैं। कौन कौन से? उद्देश्य, संरचना, प्रक्रिया और व्यवहार। विद्वानों का प्रयास है कि वे संगठन के सिद्धांतों का विकास कर इन चार कारकों को आदर्श बनाने के सुझाव दे ताकि संगठन 3E को प्राप्त कर सके और उनका प्रशासन प्रभावी रूप से हो सके। विद्वानों ने संगठन को प्रशासन का आधार कहा है और ये स्वीकारा है कि कोई भी प्रशासनिक कार्य चाहे लोक हो या निजी संगठन के बिना सफल नहीं हो सकता। ऐसे में यह महत्वपूर्ण है कि हम संगठन का अर्थ समझने का प्रयास करें, है ना। संगठन का मूल अर्थ हमें पता होना चाहिए। अब इसका महत्व क्या है? मानव जीवन की कल्पना संगठन के बिना नहीं की जा सकती। आदिम काल से यह विद्यमान है। भिज्ञ और अनभिज्ञ रूप से मनुष्य संगठन से जुड़ा है। मानवीय जीवन के हर चरण में संगठन का महत्व दिखता है और इसलिए ही विद्वानों ने सांगठनिक मानव शब्द को जन्म दिया है। संगठन का स्वरूप चाहे जो हो, उसका अंतिम उद्देश्य सामूहिक कल्याण होना चाहिए। संगठन का चरित्र और स्वरूप सदैव सामूहिक होता है और लक्ष्य में सेवा भावना छुपी होती है। संगठन के आधार कौन कौन से, है ना? 4P जो बताए थे किसने? गुलिक जी ने, लूथर गुलिक ने। पर्पस, प्रोसेस, पर्सन और प्लेस। उद्देश्य, प्रक्रिया, व्यक्ति और स्थान,
ठीक है, ये बताया था। महत्वपूर्ण बात यह है कि कोई भी संगठन किसी एक आधार पर गठित नहीं होता है, सभी आधार प्रासंगिक होते हैं। जो आधार जिस संगठन से ज़्यादा प्रासंगिक लगता है हम उसे उसी आधार पर गठित मान लेते हैं। संगठन का वर्गीकरण दो तरह से किया जा सकता है, औपचारिक, अनौपचारिक, है ना। औपचारिक की ये विशेषताएं रहती है, अनौपचारिक की ये वाली विशेषताएं रह सकती है ना। आप इसका पीडीएफ डाउनलोड करके आसानी से इन चीज़ों को देख सकते हैं, ठीक है। निष्कर्ष में क्या लिख सकते हैं, औपचारिक और अनौपचारिक संगठन अपने तरीके से चलते हैं, लेकिन अनौपचारिक संगठन अपनी विशेषताओं के साथ प्रशासन को प्रभावी बना सकते हैं। जैसे राजनीतिक दल अपनी विचारधारा को प्रसारित करने के लिए मिस्ड कॉल सिस्टम, मेंबरशिप लाए। बड़ी बड़ी व्यापारिक कंपनियां अपने विज्ञापनों में अनौपचारिक समूहों का सहारा ले रहे हैं। सरकारी और निजी क्षेत्र के अधिकारी अपने कर्मचारियों से औपचारिक की जगह अनौपचारिक संचार का सहारा ले रहे हैं। चाय पार्टी, पूल पार्टी जैसे अवसरों से उनका मनोबल बढ़ा रहे हैं। सामान्य जीवन में हम हित समूह संगठन निरंतर उभर रहे हैं, है ना। और सामूहिक मानवीय प्रयासों का परिणाम हम स्व सहायता समूह, है ना, सेल्फ हेल्प ग्रुप या सहकारी संस्थाओं में देख रहे हैं। उपरोक्त आधार पर यह कहा जा सकता है कि भारतीय प्रशासन में और सामान्य जीवन में अनौपचारिक संगठन में रखा जाता है ना। अब ये मंत्रालय विभाग की संकल्पना को जानते हैं। ये औपचारिक संगठनों का सबसे विस्तृत रूप है। इसके माध्यम से सरकार लोक कर्तव्यों का निर्वहन करती है। इनकी गठन गुलिप, है ना, लूथर गुलिप के 4P पर होती है, जो मैंने अभी बताया था। इसलिए 4P को विभागीकरण का आधार कहा जाता है। इनके निर्माण में कार्यात्मक विशेषज्ञता को ध्यान में रखा जाता है और सरकार की भूमिकाओं के अनुरूप इनकी संख्या घटती बढ़ती रहती है। मंत्रालय या विभागों की संख्या अनुकूल हो, इसलिए मैक्सिमम गवर्नेंस मिनिमम गवर्नमेंट विचार आया है। हालांकि इसे व्यवहारिक स्तर पर क्रियान्वित करने के मार्ग में कई मजबूरियां हैं। इसके अलावा 91वां संविधान संशोधन के तहत ये निर्धारित किया है कि कुल सीटों का 15% से अधिक मंत्री नहीं हो सकते, है ना, ये भी बताया था, ठीक। ब्रिटिश परंपरा के अनुसार वायसराय और गवर्नर के सदस्य विभागीय प्रमुख होते थे, जिन्हें मंत्री नहीं सचिव कहते थे, है ना, जिन्हें मंत्री नहीं जबकि सचिव कहते थे, मंत्री नहीं कहते थे, उनको सचिव कहते थे। और इन सचिवों को सामूहिक कार्यालय सचिवालय कहा गया। अतः सचिवालय से तात्पर्य विभागीय कार्यालय के समूहन से है। स्वतंत्रता के बाद विभागीय कार्य प्रणाली में व्यापक बदलाव देखे गए। अब विभाग से ऊपर मंत्रालय आया, मतलब अब मंत्रालय प्रमुख कहलाता है, विभाग उसके नीचे आता है, ठीक है। विभाग के दो प्रमुख घटक होते हैं, राजनीतिक प्रमुख होता है ना, जो कौन होता है, मंत्री होता है। प्रशासनिक प्रमुख होता है, वो सचिव कहलाता है ना। यही कारण है कि आज भारत में सचिवालय तथा मंत्रालय का सांगठनिक विभाजन कठिन है। और सचिवालय की परिभाषा देते हुए विद्वान कहते हैं कि केंद्रीय सचिवालय से तात्पर्य केंद्र सरकार के स्तर पर मंत्री और सचिव के कार्यालय के समूहन से, है ना। राज्यों में भी ऐसा ही, दोनों राजधानी के स्तर पर होते हैं, ठीक है। ये इनकी संरचना बताई गई है ना, डिविजन्स बताए गए, लोअर से लेके अपर तक का इनका डिवीजन बनाया गया है ना। ये विभाजन प्रणाली है, हेडक्वार्टर क्या होता है, किस तरह से इनको डिवाइड किया जाता है ना। अवधि प्रणाली भी इसमें बताई गई है। इसका आप पीडीएफ डाउनलोड करके देखेंगे तो ये चीज़ें आपको आसानी से मिल जाएंगी। स्किल डेवलपमेंट क्या होता है ये आपको बताया गया है ना। गठन कैसे होता है, कॉन्स्टिट्यूशनल, वैधानिक, संवैधानिक, है ना, संवैधानिक, वैधानिक और संविधानेतर, एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल जिसे हम बोलते हैं, है ना। ये इसी में बताया गया। अर्ध न्यायिक संस्थाएं क्या होती है ये भी इसी में बताया गया है, ठीक है। ये पूरा इसी में बताया गया है। विनियामक संस्थाएं क्या होती है ना, ये भी इसमें बताया गया है, ठीक है। और इनका महत्व कैसा है, किस तरह से आगे बढ़ रहे हैं। अब हम देखेंगे सिविल सोसाइटी, है ना, नागरिक समाज क्या होता है। इसकी संकल्पना, विकास, भूमिकाएं, सीमाएं और भविष्य के बारे में जानेंगे, ठीक है। नागरिक समाज एक सिंपल सा सब्जेक्ट है, मतलब सिंपल सा टॉपिक है। मैं आपको ब्रीफ कर देता हूँ। राज्य का क्षेत्र, कार्रवाई का क्षेत्र, है ना, राज्य का क्षेत्र कार्रवाई का क्षेत्र है
और समाज का क्षेत्र ऐच्छिक सहयोग का क्षेत्र है। वे संस्थाएं जो ऐच्छिक सहयोग को लाती है सिविल सोसाइटी कहलाती है। मतलब सामूहिक लोग मिलकर सामूहिक प्रयास से करते हैं, ऐसे बहुत सारे लोगों का समूह होता है, ये सिविल सोसाइटी कहलाती है ना। इन विद्वानों से एक ही बात निकलती, एनीथिंग डेट नॉन गवर्नमेंट इज नोन एज सिविल सर्विस। जो सरकारी नहीं है वो सिविल सोसाइटी है। जो राज्य से परे या बाहर होकर कार्य करे, जैसे एनजीओ है ना, स्वयंसेवी हित या दबाव समूह है ना। इनका विकास कैसे हुआ है ना, पुनर्जागरण से लेकर वर्तमान समय तक किस तरह से विकास हुआ है, ये बताया पूरा इसके अंतर्गत है ना। ब्रिटिश काल में किस तरह के आंदोलन थे है ना, दलित आंदोलन, कृषक आंदोलन है ना। स्वतंत्रता के बाद से में ये पूरा इसमें डिटेल बताया गया है। ठीक है, ये पूरी थ्योरी, ये जो इसका आप पीडीएफ निकाल के आसानी से आप चीज़ें समझ सकते हैं ना। अब एक और महत्वपूर्ण इसी के अंतर्गत टॉपिक रहा है वो मैं बताऊंगा, जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 है ना, इसी के लिए मैं रुका था, जन प्रतिनिधित्व अधिनियम। ठीक है, 1951 1950 का भी है, लेकिन यूपीएससी में जन प्रतिनिधित्व अधिनियम के बारे में मतलब मेंस का ये एक प्रमुख टॉपिक है। ठीक है, जन प्रतिनिधित्व अधिनियम के बारे में पूरा दिखाया गया है। इसी के अंतर्गत जन प्रतिनिधियों के क्या क्या अधिकार है ना, ट्रिब्यूनल किसमें वर्णित है। जन प्रतिनिधि अधिनियम दो तरह के होते हैं, जन प्रतिनिधि अधिनियम 1950 1951। और भी अधिनियम है जैसे राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति निर्वाचन अधिनियम 1952, परिसीमन अधिनियम 1952। उपरोक्त कानून में जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 सबसे महत्वपूर्ण है। इसमें स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव के लिए 11 भाग में 171 धाराओं के अंतर्गत विस्तार से प्रावधान किए गए हैं। ये प्रावधान मुख्यतः निम्न संदर्भों से जुड़े हैं। कौन कौन से? चुनाव आयोग, चुनाव पद्धति, चुनाव प्रक्रिया, राजनीतिक दल और प्रतिनिधित्व है ना। चुनाव आयोग, चुनाव पद्धति है ना, फर्स्ट पोस्ट द पास सिस्टम, मेजोरिटी है ना। चुनाव प्रक्रिया किस तरह से मतलब रहना चाहिए। जो जनप्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 8(3) है वो 2 साल की सज़ा और 6 साल का बैन लगाती है अगर टिकट की खरीद फरोख्त होती है तो है ना। ये सारे इसके अंतर्गत प्रोविजन से जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की बहुत सारी धाराएं जो महत्वपूर्ण हो जाती है। राजनीतिक दल क्या होते हैं ना, ये मैं आपको राजनीतिक दल के बारे में इंडियन पॉलिटी जो मैंने पढ़ाया था तो उसमें मैंने आपको अच्छे से बताया था। ठीक है, तो आज का वीडियो हम यही समाप्त करते हैं। इसके साथ ही हमारा ये गवर्नेंस पूरा कंप्लीट हो गया है। ये गवर्नेंस में मैंने बहुत सारी चीज़ें आपको इसलिए नहीं बताई कि आप आसानी से इनको डाउनलोड करके प्रिंट या पीडीएफ के फॉर्म में आसानी से पढ़ सकते हैं, इसलिए मैंने आपको ये जल्दी जल्दी थोड़ा बता दिया है शुरू से लेकर आखिर तक है ना। ये गवर्नेंस, यहाँ से ये गवर्नेंस चालू है, इस पीडीएफ को आप डाउनलोड करेंगे तो इसमें पूरा मिलेगा आपको। ठीक है, तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।